इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पास्ट में हुई घटनाएं दिखाई देती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड की एंटिटीज के साथ बहुत इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली आई एक सीरीज जिसमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी की कहानी को दिखाया गया। अब उस केस में तो उन्होंने अपनी इस पावर को अपनी लाइफ, अपना करियर बना लिया था, लेकिन हकीकत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये पावर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये सारी चीजें उन्हें दिखना बंद हो जाए और उन्हें इन सारी चीजों से निजात मिल जाए। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे सब्सक्राइबर आरडी की भी, जिन्होंने हमारे साथ आज की एक कहानी शेयर की है। आरडी मध्य प्रदेश के देवास शहर के रहने वाले हैं, जो कि इंदौर के पास में पड़ता है, और आज की कहानी में बताई गए सारे किस्से उनके साथ आप बीती घटनाएं हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2007 में, जब आरडी की उम्र 17 साल की थी, लेकिन वो अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा ज्यादा मैच्योर था और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने आज तक कभी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए थे। अपनी 17 साल की उम्र में आज तक आरडी ने कभी भूत प्रेतों को महसूस नहीं किया था, लेकिन 2007 के दिसंबर में यह सब कुछ बदलने वाला था। दिसंबर की एक रात आरडी अपने दोस्त शालिम के साथ बाइक पर सवार होकर इंदौर से देवास की ओर बढ़ रहा था। उन दिनों वहां के एबी बाईपास रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी और इसीलिए वो रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था। अब वहां पर एक आरकेडीएफ इंजीनियरिंग कॉलेज पड़ता है और ये लोग उसी कॉलेज के पास से गुजर ही रहे थे कि अचानक से इन लोगों को अपने रास्ते में एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने एकदम सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वो अपने सर पर लकड़ियां लादे हुए कहीं लेकर के जा रही थी। अब उस दिन रास्ते पर काफी ज्यादा धुंध थी, लेकिन वो औरत इन्हें एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी। यहां पर पता नहीं क्यों शालिम को एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आई और उसने तुरंत आरडी से कहा कि गलती से भी कुछ बोलना मत। आरडी यहां पर समझ नहीं पाया कि शालिम ऐसा क्यों कह रहा है, और इन लोगों ने जैसे ही फिर उस औरत को ओवरटेक किया तो उसने पीछे मुड़ करके इस औरत को एक गाली दे दी और गाली देते हुए कहा कि रोड के बीच में क्यों चल रही है, तुझे मरना है क्या। ऐसा कहते ही उस औरत ने अपने सर पर लादी हुई सारी लकड़ियां नीचे फेंकी और इन लोगों की बाइक के पीछे बहुत जोर से भागने लगी। अब यहां पर आरडी को भी समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसने हड़बड़ाते हुए शालिम से कहा कि तू पीछे मत देखना, बस भगा बाइक जितनी तेज तू भगा सकता है। शालिम भी डर के मारे बहुत तेज बाइक भगाने लगा, लेकिन यहां पर एक चीज अजीब यह थी कि जब जब आरडी पीछे मुड़ करके उस औरत को देख रहा था तो वो औरत जस्ट इनकी बाइक के पीछे दिखाई दे रही थी। किसी तरह से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि 3 से 4 किलोमीटर का एरिया क्रॉस कर लें और भीड़ भाड़ और रोशनी वाला एरिया आ जाए। जैसे तैसे इन लोगों ने टोल क्रॉस किया और फिर पीछे मुड़ करके देखा तो वो औरत इन्हें दिखाई देना बंद हो गई थी। वहां पर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाकर के इन्होंने किसी तरह से बाइक रोकी और सांस ली और फिर एक दूसरे से बात करने लगे कि आखिर ये हुआ क्या था। किसी तरह से उस रात को ये दोनों घर पहुंचे और फिर सुबह होते होते इन दोनों को फीवर आ चुका था। आरडी ने जब अपने घर वालों को ये सारी बात बताई तो वो लोग काफी ज्यादा डर गए और फिर पास ही के एक आलिम से बात करके उन्होंने अपने घर में दम और झाड़ फूक वगैरह करवाया। शालिम के घर पे भी उन्होंने इस बारे में बता दिया था कि इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो उसके घर पे भी यही झाड़ फूक करवाया गया। फिर 2-3 दिन के बाद इन लोगों का फीवर उतर गया और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया, लेकिन आरडी के दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी कि आखिर ये हुआ क्या था। उसने तुरंत शालिम को फोन किया और उससे कहा कि चल पंडित के घर चलते हैं। पंडित इन लोगों का एक दोस्त था जिसके पापा और दादा दोनों एक मंदिर के पुजारी थे और उन लोगों का वहां के मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी बहुत ज्यादा उठना बैठना था। पंडित यानी आशीष, उसके दादाजी की उम्र काफी ज्यादा थी और गांव में ऐसा माना जाता था कि उनके पास एक अलौकिक शक्ति है, बहुत ज्यादा दिव्यता है। पंडित इन लोगों को अपने दादाजी के पास लेकर के गया और फिर वहां जाकर के आरडी ने सारी बात बताई, सिवाय इसके कि उन्होंने उस औरत को गाली दी थी। दादाजी ने इन लोगों को कुछ देर के लिए अपने पास बैठाया और फिर इनसे कुछ सवाल जवाब किए, जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद दादाजी अपने ध्यान में चले गए और फिर जैसे ही ध्यान करके वो वापस लौटे तो आते ही उन्होंने आरडी से एक बात कही कि तुझे उस औरत को गाली नहीं देनी चाहिए थी। ऊपर से तुम लोग जिस शादी से लौट रहे थे वहां से लाया हुआ कुछ गोश्त यानी नॉनवेज तुम्हारे पास था और इसीलिए वो औरत तुम्हें दिखाई दी।
उसके बाद उन्होंने आरडी को उसकी जिंदगी की पावर्स या फिर कहूं कि श्राप के बारे में बताया। दादाजी ने उससे कहा कि तू राक्षस कुल का है और उस कुल के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करता है। सामने से आरडी ने कहा कि दादाजी मैं तो मुस्लिम हूं, हम लोगों में कौन सी कुंडली या फिर कौन से गण, और ये सब कुछ तो मेरे साथ पहली बार हुआ है। तो सामने से उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ इतना समझो कि तुम्हारी एनर्जीज के अकॉर्डिंग तुम ये पैरानॉर्मल चीजें, तुम ये सुपरनैचुरल एंटिटीज को बहुत ही इजीली महसूस कर पाते हो। ये सब चीजें एक एज के साथ ट्रिगर होती हैं जो कि हो गई हैं। इसके बाद 1 साल तक आरडी के साथ कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने लगा था क्योंकि दादाजी ने उससे कहा था कि ये सारी एंटिटीज आने वाले समय में तुझे दिखाई देंगी, लेकिन अगर तू इन्हें छेड़ेगा नहीं तो ये तुझे कुछ भी नहीं कहेंगी, लेकिन अगर गलती से भी तूने इनके साथ कोई छेड़खानी की तो शायद तुझे बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। इसके बाद आता है नवंबर 2008, जब आरडी का अपने 3 दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप का प्लान बनता है। यह पहली बार था जब ये बिना अपने पेरेंट्स के कार से कहीं बाहर घूमने जा रहा था। इन लोगों का प्लान था कि पहले ये उज्जैन जाएंगे, फिर वहां से जावरा जाएंगे और फिर जाकर के उदयपुर और पूरा राजस्थान घूमेंगे। सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये पहली बार अपना रोड ट्रिप करने जा रहे थे, लेकिन शायद कोई नहीं जानता था कि इस रोड ट्रिप में कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद इनकी रातों की नींद उड़ा देने वाला था। ये लोग अपने घर से निकले और उज्जैन पहुंचे। वहां जाकर के इन लोगों ने कुछ खाया पिया और फिर जावरा पहुंचते पहुंचते इन लोगों को काफी रात हो गई क्योंकि ये अपने घर से निकले भी लेट ही थे। अब उस समय उज्जैन से जावरा के लिए सिर्फ एक सिंगल रोड बनी हुई थी और रात के समय सर्दियों में वो रोड काफी ज्यादा सुनसान होती थी। साथ ही जावरा के अंदर एक ऐसी दरगाह भी है जहां पर मोस्टली भूत प्रेत निकालने का काम होता है और ये लोग उसी रोड के आसपास से ही कहीं से गुजर रहे थे कि इनके एक दोस्त को एक हॉरर स्टोरी सुनाने की सूझी और फिर वो इन्हें इस हॉरर स्टोरी में हुए भयानक किस्से बताने लगा। आरडी के एक दोस्त विक्रम ने इन लोगों से मना भी किया कि यार इन लोगों के बारे में बात मत करो, ये लोग नाम वगैरह लेने से आ जाते हैं और वैसे भी यहाँ पर कहीं आसपास भूत प्रेत निकाले जाते हैं, लेकिन सब लोगों ने इस बात को टाल दिया और उस दोस्त ने अपनी कहानी सुनाना कंटिन्यू किया। ये सब कुछ चल ही रहा था कि इतने में विक्रम ने अपने एक दोस्त से कहा कि यार पीछे के मिरर से थोड़ी फॉग हटा देना, मुझे पीछे की लाइट्स वगैरह नहीं दिख रही हैं। ये दोस्त जो कहानी सुना रहा था ये पीछे मुड़ करके फॉग हटाने लगा और जैसे इसने उस मिरर के अंदर से फॉग हटाई ये वहां पर बहुत बुरी तरह से डर गया और एकदम शॉक्ड रह गया। ये चुपचाप वापस सीधा मुड़ा और एकदम दुबक करके दोनों सीटों के बीच में छुप करके बैठ गया। आरडी ने उससे अचानक से पूछा कि क्या हुआ, पीछे कुछ देख लिया क्या? तो सामने से उस दोस्त ने जवाब दिया कि पीछे मुड़कर खुद ही देख ले। अब विक्रम आरडी का काफी पुराना दोस्त था तो वो 2007 वाला किस्सा उसका जानता था और वो ये भी जानता था कि आरडी बहुत इजीली इन सारी एंटिटीज को महसूस कर पाता है, तो उसने आरडी को पीछे देखने से मना किया। लेकिन आरडी ने उसकी बात को इग्नोर किया और पीछे मुड़ करके देखा तो वो देखता है कि पीछे के शीशे पे एक बहुत ही बड़ा हाथ रखा हुआ है। जैसे ही आरडी ने ये देखा इनकी तेज भाग रही गाड़ी अचानक से बहुत ज्यादा लोड लेने लगी। आरडी ने बताया कि कौशल भाई हमारी गाड़ी कम से कम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस हाथ को देखा उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे हमारी गाड़ी को कोई बहुत जोर से दबा रहा हो या फिर चलने ही नहीं दे रहा हो। इसके बाद आरडी यहाँ पर कुरान की कुछ आयतें पढ़ने लगा जिसके बाद जाकर कुछ चीजें नॉर्मल हुई, लेकिन अभी तक ये सब चीजें खत्म नहीं हुई थी क्योंकि शायद ये लोग नहीं जानते थे कि ये पूरी ट्रिप इनके लिए बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाली है। ये चीजें यहाँ पर किसी तरह से नॉर्मल हुई और ये लोग राजस्थान के लिए निकल गए। करीब 10 से 12 दिन ये लोग राजस्थान में घूमे और फिर ये वापस से अपने घर के लिए लौट आए। राजस्थान घूमने तक इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जब ये वापस घर लौट रहे थे तो पता नहीं कौन सी रोड के कौन से एरिया में इन लोगों के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। करीब रात के 9 से 10 बजे हुए थे और एक सुनसान रोड के पास से गुजरते हुए आरडी और विक्रम दोनों को रोड के लेफ्ट साइड में 5 से 6 चिता जलती हुई दिखाई दी। ये देखने के बाद भी आरडी और विक्रम दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला और ये एकदम शांत रहे। थोड़ा आगे जाने के बाद इन लोगों के सामने एक रेलवे क्रॉसिंग आई जहां पर फाटक लगा हुआ था। सामने की तरफ कोई भी गाड़ी नहीं थी और इनकी तरफ सिर्फ 5 गाड़ियां थी, जिनमें से 3 गाड़ियां इनके आगे थी और इनके जस्ट पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ था। इतने में इन लोगों का एक दोस्त बोला कि यार मुझे बाथरूम जाना है, तो सबने कहा कि यार गाड़ी से उतर और यहीं कहीं साइड में कर ले।
साहिल गाड़ी के दरवाजे से टिक करके वहां पर बाथरूम कर ही रहा था कि अंदर बैठे सब लोगों को सामने की तरफ से एक काला साया निकलता हुआ दिखाई दिया जो कि साहिल की तरफ बढ़ रहा था। इस काले साए को देख करके सबके होश उड़ गए थे और सब बहुत बुरी तरह से डर गए थे। किसी तरह से पीछे बैठे एक दोस्त ने जल्दी से साहिल को पकड़ा और गाड़ी के अंदर खींचा। जैसे ही साहिल गाड़ी के अंदर आया, अचानक से वो दरवाजा जो गाड़ी का खुला हुआ था वो बहुत प्रेशर से बंद हुआ। साहिल यहां पर हैरान रह गया कि उसके दोस्त ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे रहा था। आरडी ने विक्रम से कहा कि यार तू गाड़ी आगे जो 3 गाड़ियां हैं उनके साइड में ले ले ताकि इन्हें अकेला ना महसूस हो। साहिल जिसे इन लोगों ने गाड़ी के अंदर खींचा था वो बार बार इन लोगों से पूछ रहा था कि मुझे इस तरह से अंदर क्यों खींचा। इन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन सब लोगों ने अपने दिमाग में एक बात सोच ली थी कि देवास पहुंचने तक किसी ने भी इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग पहले भी एक बार भुगत चुके थे कि जब जब ये लोग इनकी बात करते हैं तो ये लोग बात करने से दिखाई देते हैं या फिर पीछे आ जाते हैं। जैसे तैसे ये लोग देवास पहुंचे। अब घर पहुंचने के 2 दिन बाद आरडी और विक्रम दोनों गाड़ी में अपना सामान संभाल रहे थे तो दोनों ने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों के शूज का एक एक शू गायब है। ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक एक शू चुरा ले, ऐसा कोई क्यों ही करेगा। फिर इन लोगों को लगा कि शायद शू मिसप्लेस हो गया होगा। ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक से इन लोगों को साहिल के घर से फोन आता है और उनकी मदर बताती है कि साहिल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और पूछती है कि उसने वहां पर कुछ ज्यादा उल्टा सीधा खा लिया था क्या। साहिल वही दोस्त है जिसको वहां बाथरूम करते हुए उस काले साए ने टारगेट किया था। आरडी और विक्रम ने एक दूसरे को बहुत डरी हुई निगाहों से देखा और फिर ये लोग तुरंत साहिल के घर के लिए निकल गए। ये साहिल को लेकर के फिर से पंडित के दादाजी के पास पहुंचे और वहां जाकर के सारी बात बताई। दादाजी ने वहां जाने के बाद कुछ मंत्र उच्चारण वगैरह किए, उसको एक ताबीज दिया और उससे कहा कि इसे 2 महीने तक उतारना नहीं है। इससे पहले आरडी और विक्रम दादाजी से कुछ बात करते दादाजी ने कहा कि तुम दोनों चुप रहो, इसको घर छोड़ो और मेरे पास फिर वापस लौट करके आओ। जैसे ये लोग वापस लौट करके दादाजी के पास आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शूज नहीं मिल रहे हैं ना। ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए कि दादाजी को शूज के बारे में कैसे पता है। उन्होंने बताया कि उस काले साए ने ही तुम्हारी गाड़ी से शूज निकाल करके वहां सड़क पर रख दिए थे। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी नजर अपने शूज पर नहीं गई, वरना तुम उसे उठाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलते और फिर जाने तुम्हारे साथ क्या हो जाता। दादाजी ने इन लोगों को बताया कि जिस साए ने तुम लोगों पर अटैक किया है वो तुम्हारे पीछे जावरा से ही हो गया था। हालांकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसीलिए तुम्हारा कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ा नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी गाड़ी में पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने आरडी से फिर से कहा कि मैंने तुझे समझाया है कि ये चीजें तुझे दिखाई देंगी, लेकिन अगर तू इनसे छेड़खानी करेगा या मुड़ करके देखेगा तभी ये तेरा कोई नुकसान कर पाएंगी। इसके बाद दादाजी के दिए हुए धागे से साहिल एकदम नॉर्मल हो गया और फिर किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसके कुछ महीने बाद एक और खौफनाक वाकया हुआ। आरडी, विक्रम और विक्रम के 2 मामा जी एक शादी अटेंड करके नासिक से वापस घर लौट रहे थे। रात का समय था और सड़क पर ठीक ठाक सा अंधेरा था। अब विक्रम के जो दोनों मामा जी हैं वो काफी ज्यादा थक गए थे शादी में, तो वो दोनों पीछे की सीट पर सोए हुए थे और गाड़ी विक्रम चला रहा था और उसके साथ वाली सीट पर आरडी बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद करीब 12 बजे के आसपास विक्रम ने गाड़ी चलाते चलाते एक बहुत ही अजीब सा कट मारा, जैसे वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। पहली बार आरडी ने उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर आने वाले 40-50 मिनट में विक्रम ने ऐसा कई बार किया। फाइनली आरडी ने उससे कहा कि इस बार सामने आए तो बचाना मत, उड़ा देना। बेसिकली इन दोनों को अपनी गाड़ी के सामने एक 10-12 साल का बच्चा दिखाई दे रहा था जिसने काला कुर्ता पजामा पहना हुआ था और सिर पर हरी पगड़ी पहनी हुई थी। वो बच्चा दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन पिछले आधे पौने घंटे से इन लोगों को परेशान कर रहा था। कभी वो बच्चा कार के एकदम सामने आ जाता तो कभी रियर व्यू मिरर में दिखाई देता। आरडी ने जब उस बच्चे को उड़ा देने वाली बात कही तब जाकर के विक्रम की सांस में सांस आई और उसने कहा कि भाई यार वो तुझे भी दिखाई दे रहा है क्या?
मैं इतनी देर से सोच रहा था कि तुझसे पूछूं या नहीं पूछूं। अब आरडी के कहने पर जब वो बच्चे की आत्मा सामने आई तो विक्रम ने कट नहीं मारा और उसकी आत्मा के एकदम बीचों बीच से गाड़ी निकाल दी। तो इतने में ही विक्रम के मामा जी अचानक से नींद से उठे और उठते ही उन्होंने गाड़ी के स्टीयरिंग पर झपटा मारा और उनसे कहा कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, एक छोटे से बच्चे को उड़ा दिया। लेकिन स्टीयरिंग तक पहुंचने से पहले ही आरडी ने मामा जी को कंट्रोल कर लिया और उनसे कहा कि हमने किसी को नहीं उड़ाया, आपको शायद नींद में कोई सपना आया होगा। यहां पर मामा जी भी कन्विंस हो गए क्योंकि उन्होंने कहा कि यार मेरा सर दुख रहा है, कहीं पर प्लीज मुझे चाय पिला दो, शायद सही में मुझे कोई सपना ही आया था। जब ये लोग चाय पीने के लिए रुके तो इन लोगों ने मामा जी से पूछा कि आप उठते ही स्टीयरिंग की ओर क्यों झपटे। तो उन्होंने बताया कि मुझे सपना आ रहा था कि तुम लोगों ने एक छोटे से बच्चे को गाड़ी से उड़ा दिया है। जब इन लोगों ने पूछा कि उस बच्चे का हुलिया कैसा था, वो कैसा दिखता था, तो मामा जी ने सेम टू सेम वही ड्रेस वाला बच्चा बताया जो काफी देर से इन लोगों के सामने आ रहा था। यानी कि इन दोनों के साथ साथ वो बच्चा मामा जी के दिमाग से भी खेल रहा था और उनके सपने में भी सेम उसी ड्रेस में वो बच्चा दिखाई दे रहा था। यहां पर आरडी और विक्रम ने एक दूसरे को देखा लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। फाइनली किसी तरह से उस रात को ये वापस अपने घर पहुंचे और इस बार आरडी ने दादाजी से भी जाकर के कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने तो कहा ही था कि एंटिटीज तुझे दिखाई देंगी, लेकिन अगर तू इन्हें इग्नोर कर देगा तो ये तुझे कुछ भी नहीं कहेंगी। ताज्जुब की बात यह थी कि जब जब कोई आरडी के साथ होता था तभी उन्हें ये चीजें दिखाई देती थी, वरना विक्रम को या आरडी के किसी भी दोस्त को आज तक कोई भी भूत प्रेत नहीं दिखाई दिया था। इसके बाद काफी समय तक वो बच्चा रोड साइड पर आरडी को दिखाई देता रहा, लेकिन हर बार आरडी उसे इग्नोर कर देता, तो फिर धीरे धीरे वो दिखाई देना बंद हो गया। इसके बाद आती है अगले साल की 21 नवंबर, जब ये लोग फिर से अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान करते हैं। इस बार ये लोग जावरा या फिर राजस्थान में कहीं नहीं बल्कि मनाली घूमने के लिए जाने वाले थे और वहां पर इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कि ये लोग अपने साथ ही लेकर के जा रहे थे। इस बार विक्रम और आरडी के साथ उनका एक नया दोस्त फरहान गया था। अब क्योंकि ये लोग मनाली जा ही रहे थे तो आरडी के फादर ने कहा कि तुम लोग हरिद्वार होते हुए चले जाना, वहां पर मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी हुई है तो उसे ये गिफ्ट देते जाना। ये लोग अपने घर से हरिद्वार के लिए निकले, लेकिन रास्ते में एक जगह पड़ती है रुड़की, जहां पर एक दरगाह आती है कलियार शरीफ की दरगाह। इन लोगों ने सोचा कि कलियार शरीफ साबिर पिया की दरगाह पर जाकर के माथा टेक लेते हैं और फिर वहां से हरिद्वार चले जाएंगे और फिर वहां से होते हुए मनाली चले जाएंगे। जैसे ये लोग उस दरगाह के गेट के पास पहुंचे तो उसके गेट के बाहर एक बला की खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जिसके बाल खुले हुए थे। देखते ही देखते वो लड़की फरहान को देख करके अजीब तरीके से हंसने लगी और फिर एक अजीब से आवाज में बोली कि साबिर, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनते ही आरडी अपने मन ही मन में सोचने लगा कि मैं भी देखता हूं तो इसको कैसे नहीं छोड़ेगी। जैसे ही आरडी ने अपने मन में यह सोचा तो वो लड़की झट से आरडी की तरफ पलटी और उसने कहा कि तू बचाएगा इसे, मैं भी देखती हूं तू इसे कैसे बचाता है। ये सब कुछ हो ही रहा था कि इतनी ही देर में वहां पर उस दरगाह के खादिम आ गए और उन्होंने इन लोगों से कहा कि आप लोग प्लीज यहां से चले जाइए वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। यहां से निकलने के बाद विक्रम ने भी आरडी को कहा कि यार, जब तुझे पता है कि तेरा कनेक्शन इतना स्ट्रांग है तो तू क्यों मन में ऐसी बातें सोचता है जब तेरे सामने कोई प्रेत भूत हो। यह सब कुछ होने के बाद किसी तरह से ये लोग वहां से भाग निकले। उसके बाद ये लोग हरिद्वार गए, वहां पर गिफ्ट देते हुए फाइनली ये लोग मनाली पहुंच गए। अब अगर आप लोग मनाली गए हो तो आपको ध्यान होगा कि होटल्स वालों ने कुछ लड़के छोड़ रखे होते हैं जो कस्टमर्स को होटल्स तक लेकर के आते हैं। अब इन लोगों को भी एक ऐसा इंसान मिला जो इन्हें एक होटल तक लेकर के गया। जब इन्होंने वो प्रॉपर्टी विजिट करी तो इन्हें होटल बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि वो लोग इन्हें अपना किचन यूज़ करने दे रहे थे तो इन लोगों ने उस प्रॉपर्टी को फाइनल कर दिया। अब इस होटल का नाम मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि हम होटल को डीफेम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप ये स्टोरी सुनने के बाद खुद जज करना कि ये होटल ही हॉन्टेड था या फिर कोई और रीजन था ये सब कुछ होने का। बस आप लोग इतना जान लीजिए कि ये होटल तिब्बत मोनेस्टरी के बहुत पास में है और पूरा का पूरा वुडन फ्लोर से बना हुआ है। अब पहले दिन ये लोग काफी ज्यादा थके हुए पहुंचे थे तो इन लोगों ने खाना खा करके सीधा सोने का फैसला किया। अगले दिन जब ये लोग सुबह सुबह उठे तो इन्होंने ब्रेकफास्ट किया और फिर ये कुछ पॉइंट्स घूमने के लिए चले गए। शाम में जब ये लोग वापस लौट करके आए तो इन्होंने होटल वालों से कहा कि आप लोग हमें सिर्फ रोटियां बना देना, चिकन हम हमारा खुद किचन में बनाएंगे।
ये लोग शाम में खाना वाना खाने के बाद कुछ देर तक बॉनफायर के सामने बैठे रहे और फिर करीब 12 बजे के आसपास ये लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अब यहां से शुरू होता है पूरा गेम। रात में ये लोग चिमनी के पास बैठ करके अपने कमरे में मूवी देख रहे थे। ये होटल पूरा वुडन फ्लोर का बना हुआ था, तो बाहर से आने वाली एक एक आवाज इन्हें एकदम क्लियर सुनाई देती थी। करीब रात के 12:30 बजे के आसपास इन लोगों को बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। थोड़ी देर के बाद ये चलने की आवाज किसी के दौड़ने की आवाज में तब्दील हो गई। इन लोगों को लगा कि शायद होटल में और बच्चे भी आए होंगे, वो लोग खेल रहे होंगे, तो वही सब दौड़ रहे होंगे। इसकी थोड़ी देर बाद फिर से किसी के चलने की आवाज आई और वो आवाज इनके दरवाजे के एकदम पास पहुंची। उसने इनका दरवाजा नॉक किया और फिर से वो आवाज भागने की आवाज में तब्दील हो गई, यानी कोई इनके कमरे का दरवाजा नॉक करके भाग गया था। यहां पर आरडी काफी गुस्से में खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके फोन में उसने एक आयत चला करके दी और उससे बोला कि अब जा बाहर। आरडी ने दरवाजा खोला और होटल वालों को आवाज दी कि भैया कौन है इधर, किसी ने हमारा गेट नॉक किया है। लेकिन सामने से होटल के रिसेप्शनिस्ट ने जो बात बताई वो विश्वास करने लायक ही नहीं थी। उसने कहा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, आज होटल में आप लोगों के सिवा कोई और है ही नहीं। यहां पर आरडी एकदम श्योर हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। होटल का रूम, हाथ में फोन में चलती हुई आयत और एकदम सुनसान कॉरिडोर। आरडी ने यहां पर जानबूझकर आवाज दी, कौन है वहां पर जो परेशान कर रहा है, इस बार आए तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद आरडी अपने रूम के अंदर चला गया और फिर पूरी रात वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन ये लोग सुबह आराम से उठे और रोहतांग पास घूमने के लिए चले गए। उसके बाद मनाली में जो गर्म पानी का कुंड है वहां पर ये लोग नहाने के लिए चले गए। वहां पर नहाते हुए यूं ही बातों बातों में इनकी एक पंडित जी से बात हुई और उन्होंने इनसे पूछ लिया कि तुम लोग कहाँ रुके हुए हो। तो इन्होंने अपने होटल का नाम बताया। इनके होटल का नाम सुनते ही वो पंडित जी काफी सीरियस हो गए और उन्होंने इनसे कहा कि वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके तुम उस होटल को खाली कर दो। ये लोग उन पंडित जी की बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो गए और इसके बाद सीधा इन लोगों ने जाके होटल स्टाफ से बात की। इन्होंने कहा कि आज हमें कोई मिला था जो कह रहा था कि ये होटल ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो सामने से स्टाफ ने कहा कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरडी ने बताया कि कल भी किसी ने मेरे रूम को नॉक किया था, मैंने बाहर निकल के आवाज भी दी, लेकिन कोई भी मेरे रूम के अंदर नहीं आया। यहां पर होटल स्टाफ ने जो बात बताई वो सुन के हकीकत में आरडी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्होंने आरडी से कहा कि सर हम लोग यहां पर रात को रुकते ही नहीं है, पास में एक बिल्डिंग है, वहां पर कुछ फ्लैट्स बने हुए हैं, हम सब लोग रात को वहां चले जाते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारा नंबर ले लो और हमें फोन कर दिया करो। आरडी इस बात को सुनकर के हैरान रह गया था कि अगर ये लोग यहां पर रात को रुकते ही नहीं है तो कल रात को सामने से जवाब किसने दिया था। ये लोग इस बात को जान करके बहुत ज्यादा डर गए थे और अब इन्होंने डिसाइड किया था कि कल सुबह होते ही ये इस होटल को खाली कर देंगे। साथ ही साथ आरडी ने भी डिसाइड किया था कि वो पता करके ही रहेगा कि कल रात को 12:30 बजे इनके कमरे का गेट किसने नॉक किया था। विक्रम ने आरडी को बहुत ज्यादा मना किया, लेकिन आरडी नहीं माना और होटल के सामने वाले गार्डन में आग जलाकर और कुछ आयत चला करके वहां पर बैठ गया। बाकी सब लोग होटल रूम के अंदर थे और आरडी यहां पर आग जला करके बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि कोई मूवमेंट होगी और फिर ये जाकर के चेक करेगा कि कल रात को दरवाजा नॉक किसने किया था। और फिर वही हुआ। रात के 12:30 बजे, ठीक पिछली रात वाले समय, मोनेस्ट्री की तरफ से एक साया निकलता हुआ आया और वो आरडी की तरफ देखता हुआ होटल के अंदर चला गया। यहां पर आरडी जल्दी से खड़ा हुआ और वो होटल की तरफ भागा। जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचा तो एक काला साया अपनी लाल आंखों से आरडी की तरफ देख रहा था। आरडी ने यहां पर जल्दी से अपने फोन में चल रही आयत बंद की और फिर खुद जोर जोर से आयत पढ़ने लगा। विक्रम ने जब आरडी की आवाज सुनी तो वो दौड़ करके बाहर गया। उसने पहले आरडी की तरफ देखा और फिर घूम करके उस तरफ देखा जहां पर आरडी देख रहा था, तो वो डर के मारे भौचक्का रह गया। उस काले साए को देख करके विक्रम भी जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा और फिर उसने जल्दी से आरडी को पकड़ा और रूम के अंदर खींचा और अपना दरवाजा बंद कर लिया। विक्रम ने अंदर ले जाकर के उसे डांटते हुए कहा कि क्या करने की कोशिश कर रहा था तू। तो सामने से आरडी ने कहा कि तूने देखा। तो विक्रम ने कहा कि हाँ मैंने देखा और अब हम यहां पर नहीं रुकेंगे।
इन लोगों ने तुरंत होटल वाले को फोन किया और उससे कहा कि हम लोग यहां से जा रहे हैं और आपकी जितनी भी पेमेंट है हम लोगों ने ऑनलाइन कर दी है। ये लोग वहां से निकले और ये मनाली से ही निकल गए और फिर सीधा दिल्ली पहुंचकर ये लोग हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर चले गए। वहां जाने के बाद आरडी ने बताया कि इन्हें काफी ज्यादा सुकून फील हुआ और फिर उसके बाद ये लोग वापस अपने घर चले गए। घर वापस लौटने के बाद आरडी ने दादाजी से सारी बात बताई और उनसे कहा कि दादाजी इस बार मैं डरा नहीं, इस बार मैं डटकर सामने खड़ा रहा। तो वो मुस्कुराकर कहने लगे कि हाँ, शायद अब तो इन चीजों के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद भी आरडी के साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। उनका कहना है कि उन्हें रोड हादसों में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, नेगेटिविटी महसूस होती है और जहां पर भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या फिर सुपरनेचुरल एंटिटीज होती हैं, इन्हें वो दिखाई देती हैं या महसूस होती हैं। इनका कहना है कि बहुत बार ये इन सारी चीजों से परेशान हो जाते हैं तो सुकून के लिए ये दरगाह चले जाते हैं। आरडी का कहना है कि उन्हें आज भी वो काला साया दिखाई देता है जो मनाली के उस होटल में दिखाई दिया था। आज आरडी का मार्केटिंग का काम है और इसी के चलते उनका बहुत ज्यादा अप डाउन रहता है, तो उनको रोड पे चलते हुए बहुत सारी रूहें, मरे हुए लोग, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जहां पर होती है, ये सब चीजें महसूस होती हैं। इसी के चलते आरडी के 2 मेजर एक्सीडेंट्स भी हुए हैं और एक तो अभी रिसेंटली 2023 में ही हुआ है। उन्होंने बताया कि उनकी आंखों के सामने वही काला साया आ गया था जो उन्हें मनाली के होटल में दिखाई दिया था और इसी की वजह से उन्हें सामने से आती हुई ट्रॉली नहीं दिखाई दी और वो उसमें जाकर के भिड़ गए थे। काफी लंबे समय तक वो कोमा में रहे और फिर रिकवर होने के बाद आज वो बेड रेस्ट पर हैं। आरडी ने कहा कि अक्सर मैं हॉरर स्टोरीज के कमेंट में पढ़ता हूं कि मुझे भूत देखना है, मुझे ये जगह विजिट करनी है, लेकिन शायद मेरी कहानी सुनने के बाद इन सारे लोगों की वो इच्छाएं खत्म हो जाएं, क्योंकि जितना मैंने मेरी जिंदगी में इन चीजों की वजह से खोया है या फिर भुगता है, ये जानने के बाद शायद कोई भी इंसान वापस से भूत देखने की इच्छा तो नहीं रखेगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। काफी समय से वीडियो डिले हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही थी और मैं बेड रेस्ट पर था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूं और आपको मेरी आवाज में भी पता लग रहा होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस महीने में आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के आऊं और आपको बहुत सारी हॉरर स्टोरीज ला करके दूं। इसी के साथ आई विश यू ऑल ए वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। हमारे साल की ये पहली वीडियो है और इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा परिवार और ज्यादा बढ़ेगा। आप सब लोगों का सपोर्ट बनाए रखने के लिए शुक्रिया। हाँ, एक और बात, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।